Assalamualaikum and good morning dear students. I hope you are fine. Welcome to your biology class and I am your biology teacher Ms. Nida Zamurd. Students, we were discussing about components of human food in which I told you about carbohydrates, proteins, lipids, vitamins, their nutritional value, their sources, their importance, their functions in our body and their deficiency symptoms. Today we will discuss about two more components which are water and dietary fiber. Although they are not considered as nutrients but they play important role in our life. ठीक है, वाटर और डाइटरी फाइबर जो है आपका टॉपिक आज का क्या है, इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर. ओपन पेज नंबर 150. इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स हम देखेंगे आज. वाटर और डाइटरी फाइबर्स को हम एज अ न्यूट्रिएंट्स कंसिडर नहीं करते बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक यू ऑल आर familiar with the importance of water. Okay, let's start. Water. Approximately 60% of the adult human body is composed of water. As you all know, कि जो adult human body का तकरीबन by weight 60% होता है वो water है. ठीक है, हमारी body का 60% जो है वो क्या है, 60% हिस्सा हमारी body का वो water है. Nearly all life-sustaining chemical reactions require an aqueous environment. जितने भी लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस हैं हमारी बॉडीज़ के अंदर हो रहे हैं या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर हो रहे हैं, वो तमाम के तमाम जो रिएक्शंस हैं उनको एक एक्वस मीडियम चाहिए होता है, एक वाटरी एनवायरनमेंट चाहिए होता है उनको, उनकी प्रोसेसिंग के लिए. ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस जिनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी. Water also functions as the environment in which water-soluble foodstuff is absorbed in the intestine and the waste products are eliminated in urine. उसके अलावा वाटर ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में कि जिसमें वाटर सॉल्युबल फूड स्टफ़ जो है, यानी कि हमारा ऐसा फूड स्टफ़ जो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है ईजीली इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में, और फिर ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाती हैं. अनदर एसेंशियल रोल ऑफ वाटर इज़ टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. वाटर हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू इवेपोरेशन एज इन स्वेटिंग. कैसे? जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, ठीक है, जैसे गर्मी है, समर सीज़न में हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, 37 सेल्सियस. 37 सेल्सियस से टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस. जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू होता है तो क्या होता है कि हमें स्वेटिंग होती है. स्वेटिंग से क्या होता है, हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, और उससे ये होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल रहता है, वो 37 सेल्सियस पे ही रहता है इन स्पाइट द फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट का टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लेकिन हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 37 सेल्सियस या 98 फ़ारेनहाइट. तो उस टेम्परेचर को कौन मेंटेन रखता है, वाटर. कैसे? स्वेटिंग के थ्रू. ठीक है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक नहीं करेंगे, स्वेटिंग नहीं होगी और हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा. सो स्वेटिंग के थ्रू या इवेपोरेशन के थ्रू वाटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. स्वेट डिहाइड्रेशन में रिजल्ट इन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स. कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती हैं हार्ट से रिलेटेड या ब्लड वेसल से रिलेटेड, उसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है बॉडी में. द एस्टिमेटेड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ एन एवरेज एडल्ट इज़ 2 लीटर्स पर डे. एक अडल्ट के लिए एवरेज रिक्वायरमेंट जो है वाटर की वो कितनी है, 2 लीटर्स पर डे. ठीक है, यानी कि आपका जो वाटर इनटेक है डेली का वो मिनिमम 2 लीटर्स होना चाहिए. अब वाटर के सोर्सेज कहाँ हैं, सबसे पहले तो नेचुरल वाटर, ठीक है, जो पानी हम पीते हैं वो, उसके साथ साथ दूध, उसमें भी वाटर कंटेंट होता है, जूसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो ये वो सोर्सेज हैं कि जिनको हम अपने फूड का अगर पार्ट बनाएं तो हमारी वाटर रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो सकती हैं. सेकंड है जी डाइटरी फाइबर्स. डाइटरी फाइबर इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड दैट इज़ इनडाइजेस्टेबल. ये हमारी फूड का वो हिस्सा है जो इनडाइजेस्टेबल है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, और ये सिर्फ प्लांट्स फूड में मौजूद होता है. ठीक है, कहाँ पर मौजूद होता है, ओनली प्लांट फूड्स. इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट फूड्स एंड इट मूव्स अनडाइजेस्टेड थ्रू स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इनटू कॉलन. ये पूरी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सफ़र होता है फ्रॉम माउथ टू एनस, ये अनडाइजेस्टेड पास ऑन होता है. ठीक है,
स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से और इवन कोलन में चला जाता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी हिस्सा है वहाँ तक। लेकिन ये क्या होता है, ये अनडाइजेस्टेड होता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता। डाइटरी फाइबर्स दो तरह के होते हैं, इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल। जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं, एज देयर नेम इंडिकेट्स कि वो डिज़ोल्व नहीं होते पानी में या किसी भी चीज़ में। वो क्या करते हैं, दे ट्रैवल क्विकली थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत क्विकली ट्रैवल करते हैं। और इनकी सोर्सेज क्या हैं, ये हम कहाँ से लेते हैं, व्हीट ब्रैन, सीरियल्स एंड स्किन्स ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, गंदम है, गंदम के अलावा सीरियल्स जो दालें वगैरह होती हैं, और बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलकों से हमें ये वाले फाइबर्स हासिल होते हैं। ठीक है, आपको पता ना बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो छिलकों समेत खाने चाहिए, तो उनके छिलकों में इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं। और जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं, एज ए नेम इंडिकेट्स, बिकॉज दे आर सॉल्युबल सो दे ब्रेक डाउन एज प्रोसेस थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। जैसे जैसे ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरते हैं, माउथ से, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये ब्रेक डाउन होते जाते हैं। डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और इसके जो सोर्सेज हैं, दीज आर ओट्स, बीन्स, बार्ले एंड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डाइटरी फाइबर्स? फाइबर प्रिवेंट्स एंड रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन बाय स्टिमुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स। सबसे पहले तो ये इंटेस्टाइनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, और उससे क्या होता है कि ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं या उससे हमें रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। और कॉन्स्टिपेशन को अगर अवॉइड कर लिया जाए या कॉन्स्टिपेशन पर काबू पा लिया जाए, तो बहुत सारी दूसरी बीमारियों का ख़तरा भी कम हो जाता है। उसके साथ साथ जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं, दे हेल्प इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल। वो हमारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल लो करने में हेल्प आउट करते हैं, यानी कि उसको नॉर्मल में मेंटेन रखते हैं। और इसी तरह से जो इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, दे स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस फ्रॉम इंटेस्टाइन। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कार्सिनोजेंस वो केमिकल्स होते हैं विच कॉज कैंसर। और एज यू नो दैट इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स ट्रैवल क्विकली थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो जब क्विकली ट्रैवल करते हैं तो वो अपने साथ साथ कार्सिनोजेंस को भी मूव करवा के ले जाते हैं, ताकि कार्सिनोजेंस जो होते हैं वो इंटेस्टाइन में ना रुकें और हमें नुकसान ना पहुंचाएं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ बैलेंस डाइट। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? Humans require various types of nutrients in order to keep them healthy and fit. As I told you in previous lecture कि हमें healthy और fit रहने के लिए different types of nutrients हमें चाहिए होते हैं different quantities में. These nutrients should be taken appropriately in the diet. A balanced diet may be defined as the one which contains all the essential nutrients in correct proportion for the normal growth and development of body. अब ये जो nutrients हैं, ये अप्रोप्रिएटली हमारी फूड का पार्ट होने चाहिए, हमारी डेली डाइट का ये पार्ट होने चाहिए। ठीक है, बैलेंस डाइट से हमारी क्या मुराद है? बैलेंस डाइट ऐसी डाइट को कहते हैं जिसमें तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो करेक्ट प्रोपोर्शन में मौजूद हों हमारी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, यानी कि ऐसा ना हो कि एक टाइम में अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो सारी चीज़ें हम वही खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और हम प्रोटीन वाली कोई चीज़ नहीं खा रहे, या हम वाइटामिन वाली सारी चीज़ें खा रहे हैं और लिपिड्स वाली कोई चीज़ हम नहीं खा रहे। सो बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि तमाम न्यूट्रिएंट्स थोड़े थोड़े मौजूद हों बैलेंस्ड अमाउंट में हमारी फूड के अंदर। अ बैलेंस डाइट इज़ रिलेटेड टू वंस एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। बैलेंस डाइट्स की रिक्वायरमेंट सबकी एक जैसी नहीं होती, एज, जेंडर और एक्टिविटी वाइज जो होती है बैलेंस डाइट डिफर करती है। इट शुड इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड शुड बी अकॉर्डिंग टू द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। बैलेंस डाइट जो होती है उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और ये हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रोइंग चाइल्ड है तो उसको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उसने ग्रो करना है, सो उसकी डाइट में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होने चाहिए। द फॉलोइंग चार्ट शोज सम ऑफ द कॉमन फूड्स टेकन इन पाकिस्तान एंड द परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन ईच ऑफ देम। ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसमें कुछ कॉमन फूड जो पाकिस्तान में यूज़ होता है, ठीक है, तकरीबन हर घर में, वो दिखाया गया और उसमें फिर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की परसेंटेज शो की गई है। फॉर एग्जांपल ब्रेड है या रोटी तकरीबन हर घर में खाई जाती है। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होते हैं 52%, लिपिड्स 3% एंड प्रोटीन्स 9%। देन राइस, पोटैटो, एप्पल, एग्स, मिल्क, बटर एंड चिकन। और इसी तरह से आपको आगे उनकी परसेंटेजेस शो की हुई हैं। ठीक है, जैसे चिकन में आप देखिए तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा है और रोटी में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। अभी हमने बात की कि बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट सबकी सेम नहीं होती। जैसे आपकी क्लास में देयर आर मेल स्टूडेंट्स एंड देयर आर फीमेल स्टूडेंट्स, तो आप मेल और फीमेल स्टूडेंट्स की बैलेंस डाइट रिक्वायरमेंट सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है,
बैलेंस डाइट का रिलेशन होता है विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। सबसे पहले तो देखते हैं हम एज की बात करते हैं। ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड ऑफ द बॉडी there is higher metabolic rate in body cells and so body needs a balanced diet that contains more energy। जब हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, यानी कि जब एक चाइल्ड की ग्रोथ स्टार्ट होती है, ग्रोइंग ईयर्स है उसकी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है। और बच्चे वैसे भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, खेल कूद में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, भागना दौड़ना बहुत ज़्यादा होता है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सो उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है बॉडी सेल्स में वो भी ज़्यादा होता है। इसलिए उनकी बॉडी को ऐसी बैलेंस डाइट चाहिए होती है दैट कंटेन्स मोर एनर्जी। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी जो हमें मिलती है दैट कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स और उसके बाद लिपिड्स। इसी तरह से जो अडल्ट होते हैं दे नीड लेस प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट्स बट अ ग्रोइंग बॉय और गर्ल नीड्स मोर प्रोटीन्स पर किलोग्राम वेट। अब जो ग्रोइंग बॉय या गर्ल है, ठीक है, यानी कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं उनको प्रोटीन्स ज़्यादा चाहिए होती है। एज़ यू नो दैट प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ। तो जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। सिमिलरली जो बच्चे होते हैं दे नीड मोर कैल्शियम एंड आयरन फॉर देयर ग्रोइंग बोन्स एंड रेड ब्लड सेल्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बच्चे हैं अभी उनकी बॉडी में बोन्स जो होती हैं वो ग्रो कर रही हैं और रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, जबकि अडल्ट्स के अंदर ये चीज़ें बन चुकी हैं। इसलिए अडल्ट्स की कैल्शियम और आयरन रिक्वायरमेंट जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को कैल्शियम और आयरन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है उनकी बोन्स के लिए और उनके रेड ब्लड सेल्स के लिए। इसी तरह से जेंडर का भी इम्पैक्ट होता है रिक्वायरमेंट ऑफ अ बैलेंस डाइट पर। जेंडर हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। कैसे? वुमेन हैव कंपैरेटिवली लेस मेटाबॉलिक रेट दैन मैन ऑफ द सेम एज एंड वेट। ठीक है, अगर हम वुमेन और मैन का कंपैरिजन करें, एज दोनों की सेम है और वेट भी सेम है, तो जो वुमेन है उनका मेटाबॉलिक रेट कंपैरेटिवली लेस होता है। ठीक है, उसकी रीज़न ये भी हो सकता है कि मोस्टली वुमेन जो होती हैं वो घर पे हैं, घर के कामों में मसरूफ़ है, जबकि मर्द जो है वो बाहर हैं। समटाइम्स दे आर डूइंग लेबर वर्क या इस तरह का कोई और वो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, दैट्स वाई। और वैसे भी नेचुरली भी ये होता है कि वुमेन का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो कम होता है। सो जो आदमी होते हैं दे नीड अ बैलेंस डाइट दैट प्रोवाइड्स कंपैरेटिवली मोर एनर्जी। उनको ज़्यादा एनर्जी वाला फूड रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह से फिर हमने बात की एक्टिविटी। एज यू नो द डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल, ठीक है, एंड वेरिड नेचर ऑफ वर्क। मुख्तलिफ लोगों का लाइफ स्टाइल भी मुख्तलिफ होता है और उनकी नेचर ऑफ वर्क भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा बंदा है जिसने सारा दिन ऑफिस में बैठना है और उसके मुकाबले में एक दूसरा ऐसा बंदा है जिसने लेबर वर्क करना है, उसने भारी भारी सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, या उसका जो काम है वो क्या है, डोर टू डोर उसने जाना है, चीज़ें डिलीवर करनी है। ठीक है, सो दोनों की लाइफ स्टाइल में फ़र्क है। अ मैन विद सेडेंट्री हैबिट्स डज नॉट रिक्वायर एज मच एनर्जी एज द मैन हु इज़ ऑन हिज फीट फॉर मोस्ट ऑफ द डे। सेडेंट्री हैबिट से मुराद ऐसा बंदा, यानी कि ऐसा उसका काम ऐसा है कि उसने सारा दिन ऑफिस में बैठना है, ठीक है, बैठ के वर्कआउट करना है, तो इसलिए उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो आदमी जो कि मोस्ट ऑफ द डे अपने पाँव पर है, यानी कि मोस्ट ऑफ द डे वो पैदल चल रहा है या लेबर वर्क कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है जो ज़्यादा हार्ड है, हार्ड फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।